हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12th हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे और साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट नंबर 3 दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, और इस यूनिट का हम लास्ट चैप्टर मतलब थर्ड चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। आपके एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 10 है और आज की वीडियो में, आज के सेशन में मैं लेकर आई हूं आपको सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब MIQs, राइट। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 15। सो आर यू गाइज रेडी? जल्दी बताइए क्या आप रेडी है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिल्कुल धमाकेदार। चलिए, तो सारे के सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। पहले अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कैसे लगाना है अटेंडेंस? वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके, राइट। चलिए, तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? MCQs, राइट, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यहां पर मैं पहला क्वेश्चन डिस्कस करूंगी और आपको अटेम्प्ट करने के लिए 5 सेकंड दिए जाएंगे। आपको 5 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है, राइट। चलिए, तो मैं 5 MCQs लेकर आई हूं, देखते हैं 5 MCQs किसके सही होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अ सेल साइकिल। तो यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें आपसे पूछा गया है सेल साइकिल के करेक्ट सीक्वेंस क्या है, मतलब पहले कौन सा फेज होता है, उसके बाद कौन सा फेज होता है, फिर कौन सा फेज होता है। तो आपको एक करेक्ट सीक्वेंस बताना है, राइट बेटा। चलिए, तो ऑप्शन ए है, पहले M फेज होता है, उसके बाद G2 फेज होता है, फिर G1 फेज होता है और S फेज होता है, राइट। दूसरा ऑप्शन है S फेज, G2 फेज, G1 फेज, M फेज। सी ऑप्शन है G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज। डी ऑप्शन है M फेज, S फेज, G2 फेज, G1 फेज, G2 फेज, राइट बेटा। तो जल्दी कमेंट सेक्शन में आपका आंसर दीजिए। 5 सेकेंड शो होते हैं आपके अब। 5 4 3 2 1, टाइम अप, टाइम अप। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल साइकिल का इंटरफेज आता है, उसके बाद M फेज आता है, राइट। और इंटरफेज में भी हमने देखा है, सबसे पहले आता है G1 फेज, फिर आता है S फेज, फिर आता है G2 फेज और उसके बाद आता है M फेज, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया? करेक्ट सीक्वेंस। ऐसा कोई दिया गया है क्या? जल्दी बताइए। बिल्कुल सी ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज, राइट बेटा। ये तो हो गया हमारा, क्या बताइए, ये तो हो गया हमारा करेक्ट आंसर। बट नीट में क्या किया जाता है पता है? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, बच्चे इसको रट लेते हैं बस। उनका रट लिया बेटा, ये क्या है? सेल साइकिल है। मैं इसका और भी ऑप्शन बनाती हूँ। देखो मैं क्या बोलूंगी? M फेज, फिर मैंने बोला बताइए G1 फेज, फिर मैंने बोला S फेज और G2 फेज। ये भी बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि M फेज के बाद G1 फेज आता है, फिर S फेज आता है, फिर G2 फेज आता है। ये भी बिल्कुल सही हो गया। फिर मैं एक और बनाती हूँ। मैंने क्या बना लिया? G2 फेज, S फेज, S फेज, M फेज और उसके बाद G1 फेज। तो ये भी सही हो जाएगा, राइट बेटा। फिर मैंने बना लिया S फेज, G2 फेज, M फेज और G1 फेज। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। आप देख रहे हो कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो जब यहाँ पर इंस्टीट्यूट में, आप जैसे किसी इंस्टीट्यूट में प्रिपरेशन कर रहे हो,
तो वहां पर वो ऐसे ही क्वेश्चन उठा के देते हैं, 4 ऑप्शन बना देंगे, आपको घुमा देंगे और फिर बोलेंगे कि भाई ये तो बहुत तगड़ा क्वेश्चन था। कोई तगड़ा क्वेश्चन नहीं है, साइकिल है, अब साइकिल को आप यहां से स्टार्ट करो, घूम फिर के यहां जाओ, यहां से स्टार्ट करो, घूम फिर के यहां पर आ जाओ, यहां से स्टार्ट करो, घूम फिर के यहां पर आ जाओ, बात तो एक ही है। इसलिए उन्होंने ये सीक्वेंस बना दिए और चारों सीक्वेंस बेटा बिल्कुल करेक्ट है, राइट। सबसे पेटेंट सीक्वेंस था उनका ये वाला, ठीक है। इसको उठाते थे और बोलते थे, बच्चे लगा के आ जाते थे कि कोई सीक्वेंस ही नहीं है, गलत है, और बोलते थे ये इनकरेक्ट है, इस पे हमें बोनस चाहिए क्योंकि ये यहाँ पर ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन नहीं है। बट फिर हम बोलते थे नहीं नहीं ये तो है करेक्ट ऑप्शन, है ना बेटा, तो आपको वो गलती नहीं करनी, मैं पहले ही समझा दे रही हूँ, राइट बेटा। तो ये पांचों ऑप्शन क्या है, चारों ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। जल्दी से उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। समझ में आ गया? अब क्या गलती करोगे आप, जल्दी बताइए। बिल्कुल नहीं करोगे, राइट। चलिए, मेरे बच्चे होके गलती कैसे कर सकते हैं बताइए, है ना, कोई चांस ही नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेल डिवीजन एंड सिलेक्ट द करेक्ट वंस। तो यहां पर अपन को 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 1 2 3, और इन तीनों स्टेटमेंट से हमें क्या चूज करना है बेटा, यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमने कहा है आपको कि जो चीज क्वेश्चन ने पूछी है, करेक्ट इनकरेक्ट राइट मिसमैच, कुछ भी पूछा है आपको पहले उसको सर्कल करना है, क्योंकि बेटा यहां पर गलतियां यही होती है एमसीक्यूज में। हमने पढ़ लिए, हमें भूल गए, पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, मैं भूल गई कि करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है या नॉट करेक्ट पूछा है। नॉट करेक्ट पूछा, मैंने करेक्ट पढ़ लिया, बस नॉट को हटा दिया, ठीक है। मैंने पढ़ लिया नॉट इनकरेक्ट, मतलब किसके बारे में पूछ रहे हैं, करेक्ट के बारे में। तो ये वर्ड्स को आपको याद रखना है, उनको सर्कल करना है और आपकी नजर उस पर होनी चाहिए। तो देखिए पहला ऑप्शन बोल रहा है एम फेज रिप्रेजेंट्स द फेज व्हेन एक्चुअल सेल डिवीजन अकर, एंड आई फेज मतलब इंटरफेज represents the phase between two successive M phase। क्या ये पॉइंट सही है? ऑप्शन सेकंड मतलब सेकंड स्टेटमेंट है, इन द 24 आवर्स एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ अ ह्यूमन सेल। ये मैंने पढ़ाया है, राइट। सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर। एंड ऑप्शन थर्ड है एम फेज कंस्टिट्यूट्स मोर देन 95% ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। तो आपके 5 सेकेंड शुरू होते हैं, यहां पर मोर देन 1 करेक्ट स्टेटमेंट बेटा, है ना, क्योंकि आपको ऑप्शन से समझ में आ रहा है। अब आपको यहां पर बताना है कि कौन से ऑप्शन सही है, 1 2 1 3 2 3 या तीनों। जल्दी बताइए क्या है, जल्दी जल्दी फटाफट बेटा आपका क्या आंसर होगा। ओके जल्दी बताइए, 4 3 2 1, टाइम अप टाइम अप। मैंने आपको पढ़ाया था कि बेटा एक सेल साइकिल का जो सेल डिवीजन का जो एक्चुअल फेज होता है वो एम फेज होता है, ठीक है। तो एम फेज जो है वो एक्चुअल सेल डिवीजन का फेज है, ठीक है। और एम फेज जो है ना, 2 एम फेज के बीच में जो फेज है इंटर, इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन। किसके इन बिटवीन है? 2 एम फेज के बीच के फेज को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेज। इंटर का मतलब ही इन बिटवीन होता है। किसके इन बिटवीन है? एक एम फेज ये है, एक एम फेज ये है, और इसके बीच में क्या है? इंटरफेज। इसीलिए तो मैंने आपको ये वाला सीक्वेंस बताया था कि G2 मान लो आप, फिर उसके बाद आप क्या मान लो, M मान लो, M के बाद G1 मान लो, और फिर क्या मान लो आप, S, राइट, क्या मान लो, S। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, ये जो है ये कैसे आ गया, यहां पर ये जो है M बीच में क्यों आ गया? क्योंकि इंटरफेज इन बिटवीन M फेज है, राइट। S फेज के बाद अब आपका क्या आ जाएगा, फिर से G2 फेज, और G2 फेज के बाद आपका क्या आ जाएगा, फिर से M फेज, राइट। तो M फेज जो है वो कहां पर है बताइए, या इंटरफेज कहां पर है? इंटरफेज जो है इन बिटवीन M फेज है। देखो यहां पर एक एम फेज ये है, एक एम फेज ये है, और इन बिटवीन एम फेज क्या हो जाएगा आपका? G2 फेज। समझ में आ रहा है? तो इन बिटवीन एम फेज आपका क्या हो गया? इंटरफेज। और आई फेज बिल्कुल सही है। चलिए तो यहां पर फर्स्ट वाला ऑप्शन तो मुझे बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, राइट, बिल्कुल करेक्ट है, मान गए। हमने यहां पर टिक का आंसर कर दिया। यहां नहीं करना, फिर गलती हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जब हम क्वेश्चन करते हैं और OMR फिल करते हैं तो हमारी आदत रहती है हम इधर देखते हैं, पता चले हमको तो ये देखना था। बेटा ये गलती होती है, मेरे से भी हुई है, मैंने अपने उसमें सीखा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ,
ठीक है, हमारे पास टाइम का जो प्रेशर होता है उसमें जब हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते तो ऐसी गलतियां होती है। ठीक है, इसलिए मैं आपको पूरा तरीका सिखाऊंगी किस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। आपको इधर करेक्ट और इनकरेक्ट लगाना है मल्टीपल चॉइस में। राइट, हो गया। अब यहां पर बोल रहा है सेकंड ऑप्शन कि इन द 4 आवर्स 24 आवर्स का जो क्या होता है एवरेज ड्यूरेशन होता है सेल साइकिल का। बिल्कुल, मैंने बताया था कि ह्यूमन सेल जो है उसका एवरेज सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो कितना है 24 आवर्स। ठीक है, सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर। इनका कहना है जो एक्चुअल सेल डिवीजन होता है वो सिर्फ किसके लिए होता है, 1 घंटे के लिए होता है। मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं, एम फेज की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, मैंने आपको बोला था बेटा, जब मैं यही चीज पढ़ा रही थी, सेल डिवीजन पढ़ा रही थी, तो मैंने बोला एक ह्यूमन का जो सेल का ड्यूरेशन होता है, सेल डिवीजन का ड्यूरेशन होता है वो 24 आवर्स होता है। राइट, और मोर देन 95% जो टाइम है वो चल जाता है इंटरफेज में। राइट, और यहां पर 1 घंटा जो है, वहां पर मैंने क्या बोला था, मोर देन 95, मतलब 95% से ज्यादा ड्यूरेशन जो है 24 आवर का वो किस में चला जा रहा है बताइए, आपके इंटरफेज में। मतलब यहां पर एम फेज में बहुत कम टाइम बच रहा है, मतलब एन आर मान लो आप, है ना, 1 घंटा मान लो, 1 घंटा जो है वो किस में आपको लग रहा है, एम फेज में। एम फेज मैंने बोला था कि वो एक्चुअल फेज है सेल डिवीजन का। राइट, तो बिल्कुल सही है। यहां पर एम फेज, इनका कहना है कि एम फेज जो है कंस्टिट्यूट्स मोर देन 95%। बेटा नहीं, ये तो आई फेज का होता है, या हम बोले इंटरफेज का। राइट, एम फेज का नहीं होता, एम फेज का तो लेस देन 5% होता है। राइट बेटा, तो ये गलत हो गया, इसको हमने करेक्ट कर दिया और इसको इनकरेक्ट कर दिया। राइट, चलिए, तो इस हिसाब से हमारा क्या आंसर बनेगा, 1 और 2। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। राइट, एक बार चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी फटाफट बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है बताइए। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है इफ अ टिश्यू एट अ गिवन टाइम हैज 1024, मतलब 1024 सेल है। ओके, ठीक है, मान गए हम। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास 1024 सेल्स है। हाउ मेनी साइकिल्स ऑफ माइटोसिस हैड द ओरिजिनल पेरेंटल सिंगल सेल्स अंडरगॉन। इनका कहना है एक पेरेंटल सेल है, उस पेरेंटल सेल से हमें 1024 सेल बनाने हैं, तो हमें कितनी माइटोसिस की सेल डिवीजन करना पड़ेगा, मतलब माइटोसिस साइकिल जो है वो कितनी करनी पड़ेगी, जल्दी बताइए। माइटोसिस याद रखना है, माइटोसिस मियोसिस में अलग अलग चीज होती है, अलग अलग खेल है, नहीं तो यहां पर दिक्कत हो जाएगी। राइट, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बनाया था। क्या बनाया था, देखिए आपको कैसे याद रखना है बताइए। पहले आप आप आंसर दीजिए, फिर मैं बताऊंगी। चलिए, आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं, आओ। 5 4 3 2 1। चलिए 5 सेकंड और एक्स्ट्रा दिए कि भाई आपको किस चीज में, यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तो 5 सेकंड और एक्स्ट्रा मिल गए आपको। जल्दी से हो गया आपका खत्म टाइम। चलिए, तो बेटा आपको कैसे करना है, जैसे कि आपको पता है एक सेल है, एक सेल डिवाइड करेगा तो कितने सेल बनेंगे, 2 सेल। ये हो गए 2 सेल। ठीक है, फिर और डिवाइड करेगा, मैम ऐसे बना दो। ओके, फिर हमने बनाया कि ये 2 डिवाइड करेंगे तो ये बन गया, ये बन गया, है ना। मतलब मुझे एक फॉर्मूला समझ में आ गया। आपको जितने सेल बनाने हैं आप क्या कर दो, 2 की पावर n कर दो, इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेल जितने फॉर्म करना है आपको। राइट, तो मुझे क्या करना है यहाँ पर बेटा, देखिए 2 की पावर n इक्वल्स टू कितना है, 1024 सेल्स। ठीक है, अब हमारी बात आई, n क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स। n क्या है बेटा, n यहां पर क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स, या मैं बोलूं नंबर ऑफ सेल डिवीजन, नंबर ऑफ सेल डिवीजन। राइट बेटा, तो n क्या है, नंबर ऑफ सेल डिवीजन। तो कैसे, अगर मैं देखो, मैं क्या बोलूं, यहां पर मैंने निकाल लिया, कैसे निकाला देखिए, यहां पर n की वैल्यू जो है वो कितनी है, 10। कितनी है, 10। कैसे कैलकुलेट किया आप करिए खुद देखिए।
2 इंटू 2 कितना होता है 4, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। ऐसे करो आप तो यहां पर क्या आएगी वैल्यू आपको बताइए, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए आपकी वैल्यू क्या आ रही है 1024 सेल। मतलब 2 की पावर 10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, 2 की पावर 10 इक्वल्स टू 1024 सेल्स, राइट। तो हमारा आंसर क्या होगा बी, हमारा आंसर क्या होगा बी। क्लियर है बेटा? चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है बताइए। चलिए तो आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके बिल्कुल सही है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। उससे पहले जो अभी अभी बच्चे आए हैं, जो लेट आए हैं, वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जो अभी और नहीं आए हैं, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। एंड क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है पोलन ग्रेन्स ऑफ प्लांट हैज 20 क्रोमोसोम नंबर 14 एक पोलन ग्रेन है, राइट। पोलन ग्रेन क्या होता है बेटा जल्दी बताइए, मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन जो है वो क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट। ये है पोलन ग्रेन। इस पोलन ग्रेन में कितने क्रोमोसोम हैं बताइए, यहां पर क्रोमोसोम नंबर है 14। कितना है 14। What will be the chromosome number and DNA content of leaf cell of this plant ड्यूरिंग द फॉलोइंग स्टेजेस। ठीक है तो इनका कहना है इस प्लांट के लीफ सेल में, कहा बोला है उन्होंने, लीफ सेल बोला। देखिए लीफ सेल मतलब स्पोरोफाइट की बात कर रहे हैं, राइट। और वो कैसे बनेगा, माइटोसिस से बनेगा। तो हम माइटोसिस देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए हमने देखा है जीवन फेज में यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर कितना है 14 है, तो यहाँ पर कितना होगा जल्दी बताइए 28, क्योंकि ये क्या है गैमेटोफाइट है। स्पोरोफाइट में क्रोमोसोम के नंबर क्या होते हैं डबल। ये हैप्लॉइड सेल है और यहाँ पर लीफ का जो सेल है वो कैसा होगा डिप्लॉइड होगा। लीफ सेल जो है वो क्या होगा डिप्लॉइड, डिप्लॉइड होगा। मतलब यहां पर क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा डबल। किसके डबल, इसके डबल, मतलब कितना होगा 24। ये क्या है हैप्लॉइड सेल है, क्या है हैप्लॉइड सेल है, क्योंकि ये क्या है गैमेटोफाइट है, राइट बेटा। तो यहां पर क्रोमोसोम नंबर जो है जीवन फेज में 28 होगा, तो भाई सब में 28 दिख रहा है। डीएनए कंटेंट कितना होगा जल्दी बताइए, डीएनए कंटेंट उतना ही होगा कितना 2n, कितना होगा 2n, क्यों, क्योंकि डिप्लॉइड सेल है, राइट। चलिए तो यहाँ पर सब पे 2n है, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पर n है। अब देखिए एस फेज में क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज नहीं होता, डीएनए का अमाउंट इंक्रीज होता है। मतलब यहां पर क्रोमोसोम का नंबर 28 ही रहने वाला है, बट यहां पर 14 हो गया, मतलब ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, राइट। अब यहां पर दो ऑप्शन बच रहे हैं, ये वाला भी इनकरेक्ट हो गया, क्यों, क्योंकि यहां पर फिर 14 हो गया। क्रोमोसोम का नंबर कम नहीं होगा, ना ही इंक्रीज होगा ना ही कम होगा, वो क्या रहेगा कांस्टेंट। मतलब यहां 24 है तो यहां भी 24 होने वाला है। बट जीवन फेज से जब हम एस फेज में जाते हैं, जिसे हम एस फेज को सिंथेसिस फेज कहते हैं, और मैंने पढ़ाया एस फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है या बोल दो रेप्लिकेशन होता है, राइट। तो यहां पर अगर 2n है कंटेंट अमाउंट है डीएनए का, तो यहां पर कितना होगा डबल, कितना होगा 4n हो गया, बिल्कुल समझ में आ गया। G2 फेज में भी यहां पर क्रोमोसोम का नंबर बढ़ेगा नहीं, तो देखो यहां पर 28, यहां पर 28, यहां पर भी 28। मेटाफेज में भी बढ़ेगा नहीं, यहां पर भी 28, राइट बेटा। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, देखिए 4n से यहां पर भी 4n होगा। जब भी मैंने आपको बोला था कि अगर आपको देखना है डीएनए का कंटेंट किस फेज में डबल रहता है, तो मैंने आपको बोला था किस में देखना है आपको जल्दी बताइए, आप देख लीजिए। जब तक क्या नहीं हुआ हो, एनाफेज नहीं हुआ होगा, तब तक डीएनए का कंटेंट डबल ही रहने वाला है, राइट। इसलिए 4n और यहां पर भी आपको क्या दिख रहा है 4n, क्योंकि अभी मेटाफेज के बाद एनाफेज नहीं हुआ। एनाफेज के होने के बाद यहां पर डीएनए का कंटेंट क्या हो जाता है पहले बराबर हो जाता है, राइट। बट अभी नहीं हुआ एनाफेज, क्योंकि ये क्या है मेटाफेज, तो डीएनए का कंटेंट भी सेम रहने वाला है और क्रोमोसोम का नंबर भी वही रहने वाला है जो कि किसमें था जल्दी बताइए, आपके जीवन फेज में और एस फेज में था, राइट बेटा। तो क्या आंसर होगा, एक ही ऑप्शन बन रहा है
बी ऑप्शन, राइट। तो एक बार चेक कर लीजिए, जल्दी से चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही है ऑप्शन बी। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? बताइए, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? तो हम आगे बढ़ जाते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है आइडेंटिफाई द गिवन स्टेजेस ऑफ माइटोसिस एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मैंने आपको सारे के सारे स्टेजेस बनवाए थे, सारे के सारे स्टेजेस बनवाए थे कि नहीं? बताइए। तो आपको यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस बताना है, सिलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन कि ये कौन सी स्टेज है, राइट ये कौन सी स्टेज दिख रही है आपको? जल्दी बताइए, ये कौन सी दिख रही है, ये कौन सी है और ये कौन सी है? मैंने सारी स्टेजेस आपको बनाकर दिखाई है, जल्दी बताइए। आपके 5 सेकंड शो होते हैं। आप ये लास्ट क्वेश्चन है, गलती मत कर देना। जिन लोगों के 4 पहले से करेक्ट हो चुके हैं वो बिल्कुल सावधानी से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, राइट नहीं तो आपके 5 आउट ऑफ 5 में से एक गलत हो जाएगा। ओके चलिए, तो देखिए बेटा यहाँ पर हमें कैसे देखना है कि सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो हैं इक्वेटर पर आकर अलाइन हो गए हैं। इसे हम इक्वेटोरियल प्लेट भी कहते हैं और मेटाफेजिक प्लेट भी कहते हैं। मतलब सारे के सारे क्रोमोसोम सेंटर में आ गए, सारे के सारे क्रोमोसोम सेंटर में आ गए और ऐसा होता है मेटाफेज में, राइट। तो आपको कोई ऑप्शन दिख रहा है मेटाफेज? बिल्कुल दिख रहा है मुझे, 2 ऑप्शन दिख रहे हैं मेटाफेज के। फिर देखिए यहां पर क्या हो रहा है बेटा, यहां पर सारे क्रोमोसोम सेंटर की तरफ आ रहे हैं, आए नहीं है। तो आ रहे हैं मतलब इससे पहले वाला फेज, अर्ली फेज कौन सा होगा? मेटाफेज से पहले कौन सा फेज आता है? प्रोफेज। तो ये कौन सा हो गया हमारा? जल्दी बताइए, प्रोफेज। क्या हो जाएगा? प्रोफेज। ये कौन सा हो गया? जल्दी बताइए, मेटाफेज। ये क्या हो जाएगा बेटा? प्रोफेज, क्योंकि अभी आए नहीं हैं। आते कब हैं? मेटाफेज में, मतलब आ रहे हैं। तो मेटाफेज से पहले वाला फेज होगा ना, कौन सा होगा? प्रोफेज। अब यहां देखिए क्या हो रहा है बेटा, यहां पर 2 न्यूक्लियाई फॉर्म हो गए, राइट क्या हो गए? एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई फॉर्म हो गए और ऐसे स्टेज को, ऐसे फेज को हम क्या बोलते हैं? टीलोफेज। क्या कहते हैं बेटा? टीलोफेज, राइट। लास्ट फेज में क्या हुआ है? देखिए सेग्रीगेशन हुआ है सिस्टर क्रोमैटिड्स का, और सिस्टर क्रोमैटिड्स देखिए मूव कर रही है अपोजिट पोल की तरफ। कहां पर? अपोजिट पोल की तरफ। और ऐसा मैंने किस में बोला था? ऐसा होता है बेटा एनाफेज में। किस में होता है? एनाफेज में। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन बन रहा है, मेटाफेज, एनाफेज। गलत है, मेटाफेज, प्रोफेज, टीलोफेज और एनाफेज। मतलब ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, राइट। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, राइट बेटा। चलिए आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इनका कहना है, अब ये यहां से स्टार्ट होते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, राइट। आपके 5 क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। पहले मुझे ये बता दीजिए कि 5 में से 5 एमसीक्यूज किसके करेक्ट हुए, 4 किसके हुए, 3 किसके हुए। उससे नीचे जा रहे हो बेटा तो आपको पढ़ाई करने की और ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चंस लेकर आई थी मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बस आपका पढ़ाई का जो आपने एक एवरेज बना के रखा है उस एवरेज को बढ़ाओ, राइट क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस ऑफ सेल साइकिल ऑफ लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन। सेल साइकिल का कौन सा फेज जो है वो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन का होता है? जल्दी बताइए, जल्दी। ये भी आप बिल्कुल आंसर कर सकते हो 1 वर्ड में। जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होने वाला है इंटरफेज। क्या होने वाला है? इंटरफेज, राइट बेटा। इंटरफेज जो है ये मोर देन 95% ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल जो है वो किस में जाता है? बताइए, इंटरफेज में, ठीक है। इन ह्यूमन की बात करें, इन ह्यूमन सेल
ये जो इंटरफेज है, इंटर लास्ट फॉर अप्रॉक्स वर्ड इसलिए यूज कर रही हूं मैं क्योंकि इन्होंने मोर देन बोला है, और मैं 95% के हिसाब से अगर निकालूं तो अप्रॉक्स कितना निकलेगा, 22.8 आवर्स का। राइट बेटा, कितना, 22.8 आवर्स का यहां पर क्या निकल रहा है, इंटरफेस। क्योंकि ह्यूमन सेल का जो सेल डिवीजन टाइम है वो कितना होता है, जल्दी बताइए। सेल डिवीजन टाइम जो है वो होता है 24 आवर्स का। कितना, 24 आवर्स का। तो यहां पर देखिए आप कितने, 22.8 आवर्स का तो सिर्फ इंटरफेस है, मतलब 1 घंटे का अप्रोक्स मैं बोलूं, अप्रोक्स वर्ड यूज किया मैंने यहां पर। 1 घंटे का सिर्फ क्या होता है, एम फेज। बाकी 23 घंटे का क्या होता है यहां पर, जल्दी बताइए। 23 घंटे का हमारा सिर्फ इंटरफेस होता है। तो क्या आंसर आएगा, जल्दी बताइए, इंटरफेस। क्या आएगा, इंटरफेस। मैं यहां पर ह्यूमन का एग्जाम्पल दिया है, बाकी आप किसी का भी निकाल सकते हो। राइट, चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, बताइए, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 7, एंड क्वेश्चन नंबर 7 है बिटवीन अ प्रोकैरियोटिक एंड ऑन यूकैरियोट विच सेल हैज शॉर्टर सेल डिवीजन टाइम। किस सेल का सेल डिवीजन टाइम शॉर्टर होगा, जल्दी बताइए। जो जल्दी क्या होंगे, खत्म होंगे, वो जल्दी उनका सेल टाइम भी क्या होना चाहिए, शॉर्टर होना चाहिए। तो किसका शॉर्टर होगा, जल्दी बताइए, प्रोकैरियोट का या यूकैरियोट का, जल्दी बताइए। तो मेरे हिसाब से तो बेटा यहां पर किसका होने वाला है, जल्दी बताइए, प्रोकैरियोट का। किसका, प्रोकैरियोट का। मैंने बोला प्रोकैरियोटिक सेल जो है, सिंपल सी बात है, बैक्टीरिया जल्दी से मर जाएंगे, है ना। अब जल्दी से मरेंगे तो उनको जल्दी डिवाइड करना पड़ेगा अपनी प्रोजेनी को क्या रखने के लिए, नेक्स्ट पॉपुलेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में उनकी प्रोजेनी रहे, उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, जल्दी से डिवाइड करना पड़ेगा। और जल्दी से डिवाइड करना पड़ेगा तो उनका जो सेल डिवीजन का टाइम है वो क्या होना चाहिए, शॉर्टर होना चाहिए। राइट, चले तो एक बार देख लेते हैं बेटा। हाँ, तो इनका कहना है प्रोकैरियोटिक सेल्स हैज शॉर्टर सेल डिवीजन टाइम देन यूकैरियोटिक सेल। बिल्कुल, मैंने भी यही बोला था। अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल। तो हम यहाँ पर ह्यूमन सेल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। राइट, हम ह्यूमन सेल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। दीज सेल्स डिवाइड वंस अप्रोक्सीमेटली 24 घंटे में, है ना। तो एक ह्यूमन सेल जो है हर 24 घंटे में क्या करता है, डिवाइड करता है। राइट, इन बैक्टीरिया जैसे कि ई कोलाई, एस्चेरिशिया कोलाई जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, इसका सेल डिवीजन टाइम होता है 20 मिनट। ठीक है, लिखा हुआ है, हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है। तो देखिए 24 घंटे और 20 मिनट में डिफरेंस है या नहीं है, जल्दी बताइए। बिल्कुल डिफरेंस है। यहाँ पर 24 घंटे में एक बार सेल डिवीजन हो रहा है और यहाँ पर 20 मिनट में, मतलब 1 घंटे में 3 बार सेल डिवीजन कर लेगा और उसको डिवाइड इनटू कर दो 24 से, तो कितना हो जाएगा, 24 इंटू 3, जल्दी बताइए कितना हो जाएगा आपका, 72। तो 72 टाइम्स ये सेल डिवाइड कर लेगा जब वो एक बार डिवाइड करेगा। राइट, क्लियर है या नहीं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम आगे बढ़ते हैं। राइट, ओके, तो पढ़िए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, विच टिश्यू ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट एग्जिबिट मियोसिस। तो मैंने आपको बोला मियोसिस कहाँ होती है, मियोसिस होती है बेटा गैमीट बनाने के दौरान में। राइट, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में मियोसिस कहाँ होती है, कौन से सेल्स में होती है, जो कि जर्म सेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जर्म सेल्स। राइट, तो मियोसिस होगी एनिमल में, ठीक है, एनिमल में मियोसिस कहाँ होगी बेटा, एनिमल और प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम। राइट, एनिमल्स और प्लांट्स की मैं बात करूं तो एनिमल्स में कहाँ होगी, कौन से सेल्स गैमीट बनाते हैं, जो सेल्स गैमीट बनाते हैं, ओके, मतलब गोनेड्स में होगी। किस में होगी, गोनेड्स में। ठीक है, मतलब किस में, टेस्टिस में और ओवरी में।
टेस्टिस में एंड ओवेरी में। वहां पर भी किस में होगी, टेस्टिस या ओवरी में भी किस में होगी, जर्म सेल में। किस में होगी, जर्म सेल में। यहां पर प्लांट में किस में होगी, स्पोरेंजियम में। किस में, स्पोरेंजियम। ओके, प्लांट में कहाँ होगी बेटा, स्पोरेंजियम में। क्लियर है? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, बताइए। तो बिल्कुल हम एक बार इसको हटा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, हटा दूं मैं? चलिए, तो देखिए यहाँ पर गोनेट्स मतलब टेस्टिस एंड ओवरी इन एनिमल्स एंड स्पोरेंजियम इन प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ पर गोनेट्स का मतलब क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। गोनेट्स का मतलब क्या है बेटा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको बोलते हैं, जो कि क्या बनाते हैं, जल्दी बताइए, गैमीट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, मतलब स्पर्म और ओवम की सिंथेसिस करते हैं। ओके, चलिए, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, बताइए। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। एंड क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है नेम अ स्टेन कॉमनली यूज्ड टू कलर क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम को कलर करने के लिए किस स्टेन का यूज किया जाता है, जल्दी बताइए, स्टेन का नाम बताइए। चलिए, तो स्टेन का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक बेसिक स्टेन होता है, एक बेसिक स्टेन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। इसको हम कहते हैं फुक्सिन। क्या बोलते हैं, फुक्सिन। और एंड एसीटोकार्मिन। और क्या होता है बेटा, एसीटोकार्मिन, राइट। तो यहाँ पर ये बेसिक स्टेन है जिससे हम क्या कर सकते हैं, क्रोमोसोम को कलर कर सकते हैं, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, चलिए, फुक्सिन एंड एसीटोकार्मिन। ओके, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। बेसिक फुक्सिन एंड एसीटोकार्मिन एक्सेट्रा आर द स्टेन दैट इज यूज्ड फॉर द कलर क्रोमोसोम। मतलब स्टेनिंग के लिए, क्रोमोसोम की स्टेनिंग के लिए हम किसको यूज करते हैं, बताइए, फुक्सिन एंड एसीटोकार्मिन को, राइट। चलिए, नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 10। एंड क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है व्हाट एट्रीब्यूट्स डज अ क्रोमैटिड रिक्वायर्स टू बी क्लासिफाइड एज अ क्रोमोसोम। अगर क्रोमैटिड्स को आपको क्लासिफाई करना है क्रोमोसोम में, तो उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, क्या डिफरेंस है क्रोमैटिड्स एंड क्रोमोसोम में। जल्दी 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 फटाफट बेटा। और जिन बच्चों ने अभी तक लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए, राइट। और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, इससे हम दूसरे लोगों का भी फायदा कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर पेड सब्सक्रिप्शन तो दे ही नहीं रहे, बट जो बच्चों को रिक्वायरमेंट है, जो पढ़ना चाहते हैं, हम उनका भला तो कर ही सकते हैं, राइट। चलिए, जब हम दूसरों का भला करते हैं, गॉड तभी हमारा भला करते हैं। ओके, चलिए बेटा, तो स्टार्ट कीजिए। क्या होगा, देखिए, मैंने बोला था कि क्रोमैटिड जो है क्या है, कलर थ्रेड है, इनमें कंडेंसेशन होता है तो बनता है क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्रोमैटिन में क्या होता है, कंडेंसेशन। क्रोमैटिड्स में कंडेंसेशन होता है तो क्या बनता है, जल्दी बताइए। क्रोमैटिन कंडेंसेशन होता है तो क्या बनता है, क्रोमोसोम। तो यहां पर क्रोमैटिड और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है बेटा, आपको मैंने स्ट्रक्चर बनाया होगा किसका, क्रोमोसोम का, राइट। तो मैंने इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया होगा, बनाया था, और मैंने यहां पर बनाया था इस तरीके का स्ट्रक्चर, राइट। और मैंने इसे कहा था प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जल्दी बताइए, जिसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर, जिसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर।
राइट। ये सेंट्रोमियर क्या है? जब बेटा क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होके क्रोमोसोम बन रहा था तो क्रोमैटिन थ्रेड एक जगह पर उलझ गए, राइट, और एक क्या बना लिया, गुच्छा सा बना लिया। उस गुच्छे को हमने क्या बोला है, जल्दी बताइए, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। पहली बार जब गुच्छा बना उसे हमने प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोला। तो ये क्या है, उलझा हुआ क्रोमैटिन थ्रेड है, मतलब डीएनए है। और इस डीएनए को हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, हेट्रोक्रोमैटिन। मतलब ये डार्कली स्टेन डीएनए है, ये एक्टिव डीएनए नहीं है, राइट। और ये क्या हो गई हमारी क्रोमैटिड्स, ये क्या हो गई बेटा, क्रोमैटिड्स, ठीक है, ठीक है। तो क्रोमैटिड्स और क्रोमोसोम में डिफरेंस समझ में आ गया। तो क्रोमैटिड्स में हमने क्या जोड़ दिया, सेंट्रोमेयर को जोड़ दिया, तो क्या बन गया, क्रोमोसोम बन गया, राइट। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट लिया, बताइए, जल्दी बताइए। स्क्रीनशॉट लिया तो इसका आंसर क्या होगा, सेंट्रोमेयर। क्या होगा इसका आंसर, सेंट्रोमेयर। क्रोमैटिड में सेंट्रोमेयर नहीं होता, वहीं पर क्रोमोसोम में सेंट्रोमेयर होता है, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, बताइए। आगे बढ़े तो बिल्कुल सेंट्रोमेयर इसका क्या होगा आंसर। ओके, वन वर्ड क्वेश्चन सी है ये। चलिए तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी शुड वन यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट स्टेज इन माइटोसिस। किस पार्ट में आप माइटोसिस को समझाना चाहोगे। हम कोई भी सोमैटिक सेल ले लें, सोमैटिक सेल में आप क्या डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, जल्दी बताइए। सोमैटिक सेल में आप क्या कर सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, किसको बताइए, माइटोसिस को। किसको, माइटोसिस को। क्यों हमने जर्म सेल नहीं लिया, क्योंकि जर्म सेल में क्या होता है, मियोसिस होता है। तो हम जर्म सेल को छोड़ के कोई भी सोमैटिक सेल ले लें, उसमें हम क्या डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, जल्दी बताइए, माइटोसिस। ओके, चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए, नेल बेस और एनी सोमैटिक सेल, ठीक है, नेल बेस और एनी सोमैटिक सेल मतलब डिप्लॉइड सेल। तो किसी भी डिप्लॉइड सेल में, किसी भी सोमैटिक सेल में हम क्या दिखा सकते हैं, माइटोसिस दिखा सकते हैं, क्योंकि जर्म सेल में मियोसिस होता है और जर्म सेल को छोड़ के किसी भी सोमैटिक सेल में आप, मतलब जर्म सेल अलग है, सोमैटिक सेल अलग है। जर्म सेल कौन से सेल है, जो गैमीट बनाने वाले हैं। तो जर्म सेल जो है वो डिप्लॉइड ही है। डिप्लॉइड सेल जो है वो क्या बना रहा है, हैप्लॉइड सेल, मतलब गैमीट बना रहा है। तो यहाँ इन डिप्लॉइड सेल में क्या होता है, मियोसिस। इसके अलावा बॉडी के सारे सेल क्या कहलाते हैं, सोमैटिक सेल, और उन सोमैटिक सेल में क्या होता है, माइटोसिस होता है, राइट। माइटोसिस होके डिप्लॉइड सेल ही बनाते हैं। ओके, चलिए, कितना क्लियर हुआ। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 12 है, गिवन दैट द एवरेज डुप्लीकेशन टाइम ऑफ ई कोलाई इज 20 मिनट। तो हमने अभी बात करी थी प्रोकैरियोटिक सेल की, उसमें एग्जांपल लिया था हमने ई कोलाई का। ई कोलाई का जो सेल डिवीजन टाइम है, ड्यूरेशन है, वो 20 मिनट का होता है, राइट। हाउ मच टाइम विल टू ई कोलाई सेल टेक बिकम 32 सेल। तो यहाँ पर 32 सेल बनाने के लिए ई कोलाई को कितना टाइम लगेगा, जल्दी बताइए, कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर 32 सेल्स बनाने के लिए ई कोलाई को कितना टाइम लगने वाला है, आप जल्दी बताइए। तो बेटा कैलकुलेट कर लिया आपने कितना टाइम लगने वाला है, जल्दी बताइए। तो देखिए, इनका कहना है कि इन्होंने क्या लिया था, हाउ मच टाइम विल 2 ई कोलाई, 2 ई कोलाई सेल लिए इन्होंने। कितने लिए, 2 ई कोलाई सेल। तो इन्होंने बोला कि 2 ई कोलाई सेल से हमें 32 सेल्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं, 32 सेल्स बनाने हैं। तो कितना टाइम लगने वाला है। तो देखिए, 2 सेल थे, 2 से हमने कितने बनाए, एक जब माइटोसिस कराई तो कितने बने, 4 बने, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेल डिवीजन हो गया। फिर हमने 4 से कितने बनेंगे, 8, 8 से कितने बनेंगे, 16, 16, और 16 से कितने बनेंगे, 32, ठीक है। तो ये कितनी माइटोसिस हुई यहाँ पर बताइए, कितनी सेल डिवीजन हुआ, 1 2 3 4, कितने हुआ बताइए। ये हो गया हमारा पहला, ये दूसरा, थर्ड एंड फोर्थ।
तो हमें 4 बार क्या कराना पड़ा बेटा, सेल डिवीजन कराना पड़ा, तब जाकर हमें 32 सेल्स मिले, राइट। तो यहां पर एक में कितना टाइम लगने वाला है बताइए, एक में कितना लगेगा 20 मिनट, तो इसमें 20 मिनट लगे, इसमें 20 मिनट्स लगे, सब में 20 ही लगेंगे ना, ऐसा तो है नहीं किसी में ज्यादा किसी में कम लगने वाले हैं, राइट। 20 मिनट्स ही है ना, इसमें भी 20 मिनट, और यहां पर भी 20 मिनट्स। तो प्लस कर दो, कितने होने वाला है, 20 प्लस 20, 40 प्लस 20, 60 प्लस 20, 80। तो आपको टोटल कितने लगने वाला है, 80 मिनट। तो आपने ऐसे सिंपल सा लिख सकते हैं कि टू इक्वलाइज सेल जो है, इक्वलाइज सेल जो है, इन्होंने कितनी 4 सेल डिवीजन किए, मतलब 4 माइटोसिस की, तो इन्हें कितने मिल गए बताइए, 32 सेल मिल गए, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, एक माइटोसिस या एक सेल डिवीजन लिखो आप, 4 सेल डिवीजन लगा इनको, तो एक सेल डिवीजन का टाइम कितना है बेटा, जल्दी बताइए। एक सेल डिवीजन का टाइम है 20 मिनट, तो हमने कितनी की है 4, तो 4 इंटू 20 मिनट्स कितना हो जाएगा बताइए, यहां पर 80 मिनट्स, राइट। तो टोटल टाइम हमें कितने लगने वाला है, 80 मिनट्स। अब कुछ बच्चों के मन में ये डाउट आया होगा कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 कैसे बन गया, उनके लिए भी चलते हैं। पहले इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट लिया, जल्दी बताइए। अब देखिए क्या है बेटा, 2 सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, 2 इक्वलाइज सेल ले लिए। अब मैंने क्या किया बताइए, पहला सेल डिवीजन किया, तो इससे कितने बनेंगे 2, इससे कितने बनेंगे 2, तो कितने बन गए पहले सेल डिवीजन में। ये मत बोला मैम इसका भी काउंट करेंगे अलग से, एक ही कल्चर मीडिया में उसी टाइम में ये भी डिवाइड कर रहा है, ये भी डिवाइड कर रहा है, दोनों सेल डिवाइड कर रहा है। ये मत बोला मैम इसका 20 मिनट लगेगा, इसका अलग से 20 मिनट लगेगा, मतलब 80 मिनट नहीं, कितने होने चाहिए थे 160 मिनट, ऐसा नहीं है। मैंने 80 मिनट दिए और 2 सेल को रखा वहां पर, तो मैंने देखे कि 80 मिनट बाद मेरे को कितने सेल्स मिल रहे हैं, 32 सेल्स, राइट बेटा। अलग अलग काउंट नहीं करेंगे कि 80 मिनट इसने किए होंगे 80, हमें टोटल देखना है, तो कितने मिलेंगे जल्दी बताइए, हमें 32 मिलेंगे। फिर ये डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर इससे 2 बने, यहाँ पर इससे 2 बने, राइट, इससे 2 बने और इससे 2 बने, तो अब टोटल कितने हो गए, दूसरे सेल डिवीजन में मुझे 8 मिल गए। फिर यहाँ पर ये डिवाइड करके 2 बनाएगा, तो अब मुझे कितने मिलने वाले हैं, जल्दी बताइए कितने मिलने वाले हैं, यहाँ पर मुझे मिलने वाले हैं 16, ठीक है, कितने मिलने वाले हैं 16 और फिर 32। समझ में आया कैसे होगा। फिर ये सारे डिवाइड करेंगे, 1 से 2 बनेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 32। कितना टाइम लगेगा 80 मिनट। अब तो डाउट नहीं है, पक्का। चलिए तो यहां पर देखिए 2 सेल थे बेटा, 2 सेल ने पहला डिवीजन शो किया तो 4 सेल्स बने, तो यहां पर हमें लगे 20 मिनट। फिर दूसरा सेल डिवीजन हुआ, इन 4 सेल ने करे तो 8 बने, तो यहाँ पर हमें कितना लगा 20 मिनट ही लगा, बट टोटल टाइम हम देखेंगे तो 20 पहले का 20 अभी का, तो कितना हो जाएगा 40। फिर यहाँ पर थर्ड 8 से 16 बने, फिर 20 मिनट लगे, 16 से 32 बने, फिर 20 मिनट लगे। टोटल टाइम कितना हो रहा है बताइए 80 मिनट्स। कितना हो रहा है 80 मिनट्स। तो देखिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 32 सेल्स 2 इक्वलाइज सेल्स टेक 4 साइकिल्स। कितनी साइकिल्स हुई 4। सो टोटल टाइम विल बी 4 into 20 equals to 80 minutes, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट लिया बताइए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है द डायग्राम शोज a bivalent at prophase 1 of meiosis which of the 4 chromatid can cross over। ठीक है, तो यहां पर बेटा क्रॉसिंग ओवर जो है वो किस स्टेज में होती है जल्दी बताइए। प्रोफेज 1 के किस स्टेज में बाइवेलेंट पर क्रॉसिंग ओवर होती है जल्दी बताइए। कौन सा स्टेज होता है पैकाइटीन, कौन सा होता है।
तो देखिए मैंने क्या बोला था, पैकाइटिन स्टेज पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है, और किसके बीच में होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में। किसमें, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में, राइट बेटा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि मैं बात करूं, ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, और ये दोनों क्रोमोसोम आपस में क्या है बताइए, होमोलोगस है, क्योंकि एक ही पोजीशन पर है। तो यहाँ पर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में किसकी नॉन सिस्टर, होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्या हो रहा है बताइए, क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ पर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, जल्दी बताइए, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एंड क्वेश्चन नंबर 14 है when there is an increase in the condensation of chromatin, जैसे जैसे क्रोमैटिन का कंडेंसेशन इंक्रीज होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, तो क्या होता है जल्दी बताइए। तो यहां पर क्या होता है बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ यूक्रोमैटिन, मैंने अभी बताया था यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन, differentiation of euchromatin and heterochromatin decreases, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन का डिफरेंशिएशन जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है बताइए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक बार इसको देख लीजिए पहले। तो क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन, डिफरेंशिएशन ऑफ यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन डिक्रीजेस, राइट। चलिए तो क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, जल्दी बताइए, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, एंड क्वेश्चन नंबर 15 है, इट इज सेड दैट द वन साइकिल ऑफ सेल डिवीजन इन ह्यूमन सेल्स, यूकैरियोटिक सेल है ह्यूमन सेल, राइट बेटा, तो टेक्स 24 आवर्स। तो यहाँ पर ह्यूमन सेल का सेल डिवीजन का जो ड्यूरेशन है वो कितना है, 24 घंटे। ओके, विच फेज ऑफ सेल साइकिल डू यू थिंक ऑक्यूपाइज मैक्सिमम पार्ट ऑफ सेल साइकिल। तो जैसे कि हमने बात करी है सेल साइकिल की, किसकी, सेल साइकिल की, तो उसमें हम दो फेज पढ़ते हैं। पहला फेज पढ़ते हैं इंटरफेज और दूसरा फेज पढ़ते हैं हम एम फेज, राइट बेटा। इंटरफेज जो होता है, हमने बोला कि एक ह्यूमन सेल का जो सेल डिवीजन टाइम है, ह्यूमन सेल का जो सेल डिवीजन टाइम है वो कितना है, ड्यूरेशन ऑफ सेल डिवीजन कितना है, 24 आवर्स। कितना है बेटा, 24 आवर्स, 24 घंटे। और आपको मैं बोल चुकी हूँ ऑलरेडी कि इंटरफेज बेटा वो फेज है, सबसे सेल साइकिल का सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। इसमें मोर देन 95% जो होता है सेल डिवीजन का उसमें इंक्लूड होता है, राइट। तो मोर देन 95% का मतलब है मैं 95% लेके चलती हूँ एक कैलकुलेशन के हिसाब से। अब मोर देन 96 भी हो सकता है, 97 भी हो सकता है, बट हम एक एवरेज लेकर चल रहे हैं, राइट। मतलब हम मोटा मोटा 95% लेके चल रहे हैं ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, राइट। तो यहाँ पर उन्होंने यही चीज पूछा है, बट मैं आपको पूरा कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ कैसे। देखिए, हमने बात करी कि ह्यूमन सेल का जो सेल डिवीजन का ड्यूरेशन है वो 24 घंटे है, ओके। और इनका कहना है कि
95% या 95% जो ड्यूरेशन है सेल साइकिल का वो तो किस में होता है, इंटरफेज में होता है। तो हम 24 आवर्स का कितना 95% निकाल लेते हैं, कितना निकाल लेते हैं 95%, राइट बेटा। तो मैंने ये कितना 20 19, ठीक है, यहाँ पर ये मैंने कैंसिल किया, ठीक है, ये कितना हो गया 12, ये 10 हो गया, इसको मैंने कैलकुलेट किया तो कितना आ रहा है 228, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 है तो मैं यहाँ पर ये कर देती हूँ आवर्स, मतलब 22.8 आवर्स जो टाइम है वो किस में जा रहा है, इंटरफेज में। 24 घंटे में से 22.8 आवर्स मैं अगर 95 निकाल रही हूँ, बट ये तो उन्होंने बोला मोर देन, मतलब हम मान लेते हैं कि 23%, मतलब 23 आवर्स जो टाइम है वो तो किस में जा रहा है, जल्दी बताइए, इंटरफेज में। सिर्फ 1 घंटे का जो टाइम है, 1 आवर का जो टाइम है वो एक्चुअल टाइम है जो कि सेल डिवीजन का है, राइट। तो यहाँ पर इन्होंने यही पूछा कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ सेल डिवीजन, सेल साइकिल का ड्यूरेशन जो है वो किस में जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, इंटरफेज। क्या होगा, इंटरफेज, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, राइट। तो ये मैंने क्या निकाला बेटा, अप्रॉक्स निकाला है, क्या निकाला है, अप्रॉक्स, राइट। तो इस तरीके से हम साइन बनाते हैं, इस तरीके से, राइट। चलिए, तो जल्दी से यहां पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट लिया, जल्दी बताइए, क्या आपने स्क्रीनशॉट लिया? तो हम आगे बढ़ जाएं, एक बार चेक कर लीजिए आप। तो इनका कहना है इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इन 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन of cell cycle of human cell division proper last for only about an hour, ठीक है। इनका कहना है जो प्रॉपर सेल डिवीजन जो होता है वो सिर्फ 1 घंटे में होता है, मतलब एम फेज में होता है। द इंटरफेज लास्ट मोर देन 95% ऑफ द टाइम ड्यूरेशन ऑफ सेल, राइट। तो यहाँ पर अगर हम 95% मोर देन 95% निकाल रहे हैं तो वो कितना आ रहा है, 23 घंटा। कितना आ रहा है, 23 घंटा, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज हम सेशन खत्म करेंगे इस लास्ट क्वेश्चन के साथ, राइट। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो आप हमें YouTube चैनल पे तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ, और अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी, जल्दी फटाफट पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है, वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12th क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल होने वाली है। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल होने वाली है, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। और हम प्लेलिस्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए। हम आपको प्लेलिस्ट में दे रहे हैं एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी के लेक्चर्स, उसके अलावा एडवांस थ्योरी जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूरी है बट आपके एनसीईआरटी में नहीं दी गई। इसके अलावा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिससे आपकी स्टडी काफ़ी स्मार्ट हो जाए और हर एक चैप्टर आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाए, राइट। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। इसके अलावा आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेस आपको हिंदी में अवेलेबल होते हैं, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेस आपको इंग्लिश में अवेलेबल रहेंगे। अब बात आती है इन दोनों चैनल की, तो हिंदी मीडियम चैनल पे हम आपको क्लास 6 to 12th क्लास तक के कोर्सेस कराते हैं, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पे आपको किंडरगार्टन टू क्लास 12th के कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, राइट।
अब बात की जाए कि इन दोनों चैनल पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, तो यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं। किसकी? सीबीएसई बोर्ड की। क्या सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन होती है मैग्नेट ब्रेन्स पर? क्या मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड को भी इंक्लूड करता है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे टॉप कोर्सेस मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, मैंने यही कहा और आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, मतलब फ्री एजुकेशन। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।